गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। तो बच्चों, उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर समानता। जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं कि भारत क्या है, एक लोकतंत्री देश है। हमने कक्षा 6 की पुस्तक में जो लोकतंत्री सरकार है के मुख्य तत्वों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। और जो समानता है, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर इसी पर आधारित है, समानता पे, जो कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर समानता। इसमें कांता की कहानी दी गई है और इससे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारत में सब समान हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर्स हैं, स्टोरी है पूरी। तो उसमें आप देख रहे हैं कि चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। आप चित्र में क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं, वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है ना। सुजाता, जो कांता है, वो सुजाता से कह रही है कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। देखो, हमारे साथ जैन साहब भी लाइन में खड़े हैं। मीन्स जो हमारा देश है वहाँ पर सभी को समान नागरिक के रूप में वोट डालने का अधिकार है। अब वो फिर उसकी फ्रेंड कहती है सुजाता कि चल कांता, अब तुम्हारी बारी आ गई है। तो कांता कहती है मैं तो वोट उसी को डालूंगी जो हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा करता है। और कुछ देर बाद आप अगली पिक्चर में देखेंगे कि जो कांता है वो अपने साहब को नमस्ते कहती है। तो साहब उसको बोलते हैं बाद में आना। फिर इसी तरीके से दोनों दोस्तें बात करते हुए जाती हैं। वो सुजाता को बताती है कांता की गुड़िया जो उसकी बेटी है वो बुखार से में पड़ी है और उसे अस्पताल ले जाना है, पर पहले साहब के घर काम कराऊंगी, उसके उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगी। मतलब वो जैन साहब शायद हैं जो उनके घर पे वो काम करती है। तो कह रही है मेरी बिटिया बीमार है, लेकिन क्या करना है, उसको अस्पताल ले आना है, लेकिन पहले काम करूंगी, फिर अपनी पैसे उधार मांग के लाऊंगी और फिर अपनी बिटिया को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। और घर आती है, अपनी बिटिया को बोलती है ये पानी पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे। चित्र में आप देख सकते हैं। और मैं शाम को लौटूंगी, तब हम दोनों क्या करेंगे, अस्पताल चलेंगे। तो बिटिया वो बोलती है, फिर वो बाहर निकलती है तो कहती है कि गुड़िया जो उसकी बेटी है बार बार बीमार क्यों नहीं पड़ेगी, और तो और क्या होगा, इस बस्ती में कभी साफ सफाई होती नहीं है। मीन्स वो जिस बस्ती में रहती है वहाँ बहुत गंदगी है। तो आप समझ रहे हैं कि स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरीके से कांता वोट डालती है। फिर उसकी बिटिया बीमार है और बिटिया बीमार है तो जो कांता है वो काम करके क्या करती है, काम करने के बाद ही अपनी बिटिया को अस्पताल ले जाएगी, क्योंकि वो अपने साहब से पैसे भी लेगी फिर जाके। और फिर वो जब अपनी बस्ती में आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत गंदगी है। तो उसके मन में आता है कि क्यों नहीं मेरी बेटी ने बीमार होना है, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी गंदगी है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है मताधिकार की समानता। जो कहानी का प्रारंभ हुआ, जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, उसका जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ, कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से हुआ। कांता लाइन में खड़ी थी और लाइन उसके साथ लाइन में सभी लोग खड़े थे। उसके मालिक अशोक जैन भी खड़े थे, तो उनको पहचान लेती है। और उनके पड़ोसी छोटे लाल थे तो वो भी। तो कहने का मतलब है कि भारत एक लोकतंत्री देश है जहाँ सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो उसका शिक्षा का स्तर क्या कुछ भी हो, लेकिन चाहे वो किसी भी धर्म जाति या वो गरीब हो या अमीर हो। जैसे कि स्टोरी में ही दिया गया है कि कांता क्या करती है, काम करती है और काम करने के बाद फिर वो अपने घर आती है और वहीं उसके जो जैन साहब मालिक हैं वो भी वो उसके साथ वोट डाल रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि भारत एक लोकतंत्री देश है और लोकतंत्री देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वो चाहे कोई भी धर्म का हो, उसका शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, वो गरीब हो अमीर हो, तो सभी को क्या है, मत देने का अधिकार है। और ये क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या कहलाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। मीन सबको मत देने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं ये विचार किस पर आधारित है, सबको क्या करने का, समानता के विचार पर आधारित है। क्योंकि यह घोषित करता है, ये जो विचार है यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह एक वोट देने का हकदार जरूर है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक थी। आप देख रहे हैं, यह देखो खुश थी कि अन्य लोग भी उसके सबके बराबर हैं, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट तो है, जिसके लिए सब लोग एक समान लाइन में खड़े हैं और वोट दे रहे हैं। परंतु जैसे जैसे उसका दिन बीतता जाता है वोट डालने के बाद, तो उसके मन में समानता के बारे में सोचती है। बट उसके मन में आता है कि क्या समानता वास्तविक अर्थ में, जो समानता का वास्तविक अर्थ है उसके बारे में उसको डाउट होता है, मीन्स उसके मन में शंका होने लगती है। अब आप देखेंगे जो कांता की दिनचर्या है वो क्या है, झोपड़पट्टी में रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला बहता है। अभी स्टोरी में हमने पढ़ा कि उसकी जो बस्ती है वहाँ पर बहुत गंदगी है और उसकी बेटी क्या है, बीमार है। परंतु वो अपने काम के से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती। जिनके घर वो काम करने जाती है वहाँ से वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। अगर वो छुट्टी लेगी तो शायद मालिक उसको पैसे ना दे, तो इसके लिए क्या है, उसको मालिक के पास क्या करना है, पैसे उधार लेने के लिए जाना है। और जो ये घरेलू काम की जो उसकी नौकरी है उसको क्या करती है, बहुत थका देती है। पहले वो अपने घर के सारे काम करती है, उसके बाद वो अपने साहब जैन साहब के घर काम करके आती है। तो ये जो उसकी नौकरी है वो उसको बहुत थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति होती है। आपने देखा, और वो घर पे अपनी बिटिया से कह के गई थी कि शाम को हम क्या करेंगे, अस्पताल जाएंगे। तो जो उसकी दिन की समाप्ति होती है वो अस्पताल में लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। आप समझ सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में क्या होता है, लंबी लाइन लगी रहती है। तो उसी तरीके से जो कांता है वो भी उस लंबी लाइन में खड़ी है। उस लाइन में से सरकारी अस्पताल के सामने लगी वो लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी। उसने कंपैरिजन किया कि वोट देने के लिए जो लाइन लगी थी उसमें तो सभी लोग खड़े थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ सब समान थे। लेकिन जो उसने तुलना की, उसने देखा कि जो सरकारी अस्पताल में जो लाइन लगी है वो सुबह जो वोट डालते समय जो लाइन लगी थी उससे बहुत भिन्न है। मीन्स दोनों में बहुत अंतर है। जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग क्या थे, गरीब थे। जो सुबह जिस लाइन में लगी थी वो उससे बहुत भिन्न थी। और जिस लाइन में वो अभी शाम को लगी है, जिसमें उसकी समाप्ति हो रही दिन की, तो वो लाइन क्या है, उस लाइन से बहुत भिन्न है। क्योंकि उस लाइन में, सरकारी अस्पताल की उस लाइन में अधिकांश लोग जो थे वो गरीब थे। तो बस जरा सी देर और बेटी, तो उसकी बिटिया बुखार से तड़प रही है, लाइन में लगी है, आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। तो अपनी बिटिया से कहती है, बेटा बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े थे, उसके मन में ये चल रहा है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए भले ही लाइन में खड़े थे सुबह हों, पर अपने बच्चे के इलाज के लिए उन्हें कभी भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो उसके मन में जो समानता है, समानता से के लिए के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगी कि सुबह तो जैन साहब उसके साथ ही लाइन में खड़े थे, बट अभी जब वो अपनी बिटिया को अस्पताल में दिखा रही है, तो अगर इस स्थिति में जैन साहब भी होंगे तो वो कभी भी ऐसी लाइन में खड़े नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि
कांता के मन में इस तरीके की शंका क्यों आई, क्योंकि वो गरीब है और जैन साहब क्या हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अगर वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले आएंगे तो प्राइवेट में वो सीधे क्या करेंगे, सीधे अपने बच्चे को दिखा लेंगे, पैसे देख लेंगे। सरकारी अस्पताल में क्या होता है, गरीब बहुत जो लाइन में खड़े लोग हैं वो अधिकांश क्या हैं, गरीब हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो कांता है उसके मन में शंका पैदा हुई और उसकी शंका सही भी थी। अब बात करते हैं इस अन्य प्रकार की असमानताएं। अभी तक हमने समानता को डिस्कस किया। जो समानता क्या थी, क्या थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार जो था वो समानता के विचार पर आधारित था। क्योंकि क्या था, ये घोषित कर दिया गया था कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक या स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वो एक वोट का हकदार है। लेकिन जब कांता के मन में शंका पैदा हुई तो उसने उसके जो असमानताएं थी उनको देखा। तो उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं जो होती हैं उनके बारे में। तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। आपने देखा होगा कांता ने भी वोट डाला, जिन्हें मताधिकार भी प्राप्त है, लेकिन जिनका डेली का जो लाइफ है, दैनिक जीवन है और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। वे क्या हैं, गरीब होने के कारण क्या है, भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि निर्धन है, गरीब है, तो कई तरह की असमानताओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित दो कहानियों को, जो नीचे अभी और दो कहानियाँ दी गई हैं, उनको अगर हम पढ़कर समझेंगे तो दोनों ही वास्तविक जो रियल घटनाएं हैं उन पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं, जो नीचे बुक में ये कहानियाँ दी गई हैं। अब जो भारत में सामान्य तो जो प्रचलित असमानताएं हैं उनमें से एक है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था जो है वो उनमें से एक है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटे आयु में ही आपको हो जाता होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो इस तरीके से जो जातिगत भेदभाव किया जाता है, इसका अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। अब शहरों में लोग नहीं करते जातिगत भेदभाव, लेकिन गांव में आज भी क्या है, जातिगत भेदभाव होता है। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या आता है, समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम में आपने देखा होगा, आपको ये बुक में भी इधर साइड में दिया गया है, कुर्मी क्षत्रिय और तोमर राजपूत, स्लिम गोरी BE कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़, अग्रवाल कन्या के लिए स्वजाति मैचिंग वर्ड चाहिए। तो आज भी क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। मीन्स जातिगत जो भेदभाव है वो आज भी है। आइए अब एक कहानी पढ़ते हैं, इसको जो रियल वास्तविक घटना पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि एक कहानी स्कूल जाने वाली दलित बच्ची के अनुभवों के बारे में है, जो दलित जाति से, दलित वर्ग से है। दलितों के बारे में आप पहले भी पिछली पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ क्या होता है, कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। आप पहले अगर गाँव में आप अपने दादी दादा लोगों से पूछेंगे तो पहले भी उन लोग के साथ इस तरीके का बहुत भेदभाव होता था और आज भी समाज में भेदभाव हो रहा है। तो हम बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। उनकी अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। जो दलित की बच्चे की कहानी है, उसको क्या करना पड़ता था, स्कूल में दूसरे बच्चों से दूर बैठना पड़ता था और ज़मीन पर बैठना पड़ता था। अपने बैठने की जगह तक आते आते उसको बहुत ज़मीन पर और अपने बैठने की जगह पर तक आते आते क्या होती, चटाई जो होती थी जिस पर बैठा जाता था वो क्या होती थी, छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड एकदम
धुंधला दिखाई देता था, बोर्ड के जो अक्षर होते थे वो धुंधले थे। कभी कभी बिना कारण भी उसकी पिटाई हो जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा गया। मीन्स वो बता रहे हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो प्रधानाध्यापक ने जो ओम प्रकाश हैं उनसे स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। और वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। जिस मैदान में उन्होंने झाड़ू लगाने को कहा गया, वो लंबा चौड़ा मैदान उनके वजूद से क्या था, बहुत बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी और धूल से चेहरा सिर भी और चेहरा भी अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे। देखिए इस तरीके का भेदभाव उनके साथ हो रहा था कि बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको क्या कहा था, मैदान और स्कूल की सफाई करने को कहा गया। तो ये भेदभाव उनके साथ हो रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें क्या थी, उन्हीं पर थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन झाड़ू लगता रहा। स्कूल के कमरों, खिड़की, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर मेरा तमाशा देख रही थी कि किस तरीके से वो बच्चा क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में क्या किया गया, झाड़ू लगवाई गई। और यह क्रम तभी रुका जब क्या हुआ था, उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया। मतलब उसके पिताजी ने देखा कि उसका बेटा, बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसका बेटा क्या कर रहा है, स्कूल और ग्राउंड में झाड़ू लगा रहा है। तो उनके उनके पिता ने शिक्षकों का एक हिम्मत के साथ सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर वो स्कूल से बाहर ले आए और ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ। उन्होंने शिक्षक से कहा कि टीचर हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना, मास्टर यो यहीं पढ़ेगा। मतलब उन्होंने मास्टर जी से कहा कि ये यहीं पढ़ेगा और यो इसी मदरसे में, और ये ही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने के लिए। तो उसने कहा कि ये यहीं पढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके बाद और लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो जो ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने वाल्मीकि जी हैं जो दलित लेखक हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा जो जूठन में उन्होंने अपने साथ हुए गए जातिगत भेदभाव को इस कहानी के माध्यम से बताया। बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में अगली कहानी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।